नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम राजेश के अर्थराज में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें हम दरअसल देश की अर्थव्यवस्था को कई पैमानों पर कसने की कोशिश करते हैं। आंकड़ों के जरिए आपको देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है, यानी बिटवीन द लाइन्स भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर आंकड़ों में जो बहुत सारी बातें छिपी रहती हैं और उन आंकड़ों को जब तक आप पूरी तरीके से अनरेवल ना करें तब तक आप उनको पूरी तरीके से समझ भी नहीं सकते हैं। और ये कार्यक्रम हम दरअसल करते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व एग्जीक्यूटिव एडिटर और पीटीआई के पूर्व संपादक राजेश महापात्रा के साथ। तो आज दरअसल हम बातचीत करेंगे कि जो ये आशंका जताई जा रही है कि भाई इस बार मानसून बहुत खराब होने वाला है, यानी औसत से कम बारिश होने वाली है। इस बीच अखबारों में जो खबरें आ रही उसके हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले से भी डामाडोल है। अल नीनो का कहर आने वाला है और साथ ही साथ कंजम्पशन भी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। उस संदर्भ में राजेश से जानेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी प्रभावित होगी या नहीं होगी। जैसे आपके सामने हमने जो मानचित्र रखा है, जो आंकड़े रखे हैं, ये बहुत स्पष्ट है। यानी औसत से अगर आप देखें तो इस बार जो डेफिशिएंसी है, ये कहा जा रहा है कि 90% बारिश इस बार होने वाली है। इसकी संभावना 35% है। सामान्य से कम यानी 90% से 95% के बीच में जो बारिश होगी, इस बारे में कहा जा रहा है 31% संभावना जताई जा रही है। सामान्य जो बारिश होती है वो माना जाता है कि मौसम के समय में अगर आप 96% से 104 यानी 100% से 4% कम या ज्यादा, तो सामान्य बारिश मानी जाती है। 27% है। सामान्य से अधिक इसकी संभावना बहुत कम है, 6%, 105 से 110। और अत्यधिक यानी एक्सेसिव जो रेन है 110%, उसकी पॉसिबिलिटी तो सिर्फ 1% है। यानी सामान्य से कम और डेफिशिएंट रेन अगर आप देखें तो कुल मिला के ये आंकड़ा होता है 66%। यानी 95 यानी औसत से जो औसत बारिश होती है उसकी तुलना में 10 से 15% या 10 से 5% की कमी साफ दिखाई पड़ रही है। और इसके साथ साथ ये तो बारिश की वजह से है, लेकिन अगर एक चीज और देख लें हम कि हमारी जो कंपनियां हैं उनका मुनाफा, उनकी क्या स्थिति है। एक चुनिंदा है, हमने सारी कंपनियों नहीं, कुछ चुनिंदा कंपनियों को इसमें लिया है। राजेश और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ब्रिटेनिया है, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, मेरिको, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, कॉलगेट, पामालिव। तो ब्रिटेनिया का पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है 7.8% है, 2025-26 में घट के होता है 6.2। नेस्ले 10.6 5 साल का एवरेज है, 9.1 25-26 का है। हिंदुस्तान लीवर 3.5 25-26 का है और 5 साल का एवरेज 6.7। मेरिको अकेली कंपनी दिखाई पड़ रही है जो 26.7% के साथ काफी उसमें प्रॉफिट और ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, और 5 साल का एवरेज जबकि उसका 11.1 यानी स्पेक्टेकुलर प्रॉफिट उसको दिखाई पड़ रहा है। डाबर अगेन 6.3% की ग्रो का प्रॉफिट है, लेकिन 5 साल का एवरेज 1.5। अच्छा कर रही कंपनी इसके लिहाज से, काफी हेल्दी है। गोदरेज कंज्यूमर 0.5%, पहले 4.7 थी, और कॉलगेट -7.8% और एवरेज 5.1% है। ये स्थिति है। तो राजेश, ये एल नीनो का खतरा कितना बड़ा खतरा है और मानसून की डेफिशिएंसी ये क्या कहर बरपाने वाली है? देखिए, अभी तक जो अंदाज लगाया जा रहा है कि इस साल बिलो नॉर्मल मानसून होगा, यानी कि जैसे आपने कहा 66% संभावना है कि 95% से नीचे रेनफॉल होगा। 95% मतलब हमारे जो लॉन्ग पीरियड एवरेज कहते हैं, जब पिछले 100 सालों में हमारे जो एवरेज रेनफॉल हुआ है उसका 95% से कम होगा। अगर वो होता है तो हम उसको टेक्निकली हम उसको कहते हैं कि मॉनसून डेफिशिएंट हुआ। लेकिन बात केवल सिर्फ ओवरऑल क्वांटिटी की नहीं है, बात है बारिश, अच्छा खासा बारिश या ठीक ठाक बारिश होना केवल जरूरी नहीं है, बारिश कब होता है और कैसे उसके डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सारे देश के सारे अलग अलग प्रांतों में। और जो
मानसून शुरू होता है, जून में एंड से शुरू हो जाता है, सितंबर तक चलता है, तो किस तरह से उसके जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं, वो भी हमारे फसल के लिए मायने रखता है। तो केवल चिंता की विषय ये नहीं है कि 66% संभावना है कि बिलो नॉर्मल मानसून होगा, उसके ऊपर से जो आशंका जताई जा रही है कि जो उत्तर भारत में जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, वहां सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी की आशंका की जा रही है, यानी कि पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, जो कि हमारी ब्रेड बास्केट है एक तरह से। तो इसीलिए मैंने कहा कि कौन से प्रांत में किस तरह से होता है, तो वहां आशंका लगाई जा रही है कि हमारे ब्रेड बास्केट रीजन में काफी मानसून डेफिशिएंसी का आशंका लगाई जा रही है। और तो ये कहानी है। तो और उसके साथ साथ आशुतोष और एक दो आफत आ चुके हैं हमारे ऊपर। एक ही ईरान युद्ध को लेकर अब वो फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन है। राजेश, एक मिनट, मैं आपसे सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ मानसून, तो इसका मतलब ये कि मेजरली हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि सेक्टर है, जो खेती किसानी है, उसको नुकसान होने वाला है, ये आप दरअसल कहना चाहते हैं? हाँ, सही बताया आपने, क्योंकि हमारे यहाँ पे देश में सब जगह इरिगेशन का पानी तो नहीं पहुंचता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि एक तो बिलो नॉर्मल मानसून का भय और आशंका तो है ही है, साथ में ईरान युद्ध के चलते हमारा फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी क्या होगा उसको लेकर बहुत सारे आशंका है। दो चीजें हैं, पहले जब एलपीजी गैस के सप्लाई के ऊपर रोक लगा दी गई, कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया, तो हमारे कई सारे फर्टिलाइजर प्लांट को अपना ऑपरेशंस बंद करना पड़ा, तो उससे थोड़ा फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट हुआ है। दूसरा, कई सारे ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो हम खाड़ी के देशों से उनको आयात करते हैं, तो उनकी भी अवेलेबिलिटी क्या होगी और किस प्राइस पे अवेलेबल होगा, सरकार इस बार अपना सब्सिडी कितना बढ़ाएगी, क्योंकि फर्टिलाइजर की कीमत तो बढ़ रहे हैं मार्केट में, तो और किसान कहां तक अपने पॉकेट से खर्चा कर पाएगा, वो देखने वाली बात है। तीसरा जो दिक्कत हुआ है, सरकार कह रही है कि पेट्रोल डीजल हमारे पास स्टॉक है, सप्लाई है, लेकिन जो हमें ग्राउंड से रिपोर्ट आ रहा है कि डीजल की शॉर्टेज बहुत जगह दिखाई दे रही है, और ये समय होता है कि बारिश आने से पहले किसान जो है, वो जिसके पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर से अपना जो है जमीन को तैयार करता है, और जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है वो किराए पे ट्रैक्टर लेता है जमीन तैयार करने के लिए। लेकिन हम जो रिपोर्ट सुन रहे हैं कि डीजल की शॉर्टेज है, राशनिंग हो रही है, और उसके कारण बहुत सारे किसानों ने इस बार ट्रैक्टर भी भाड़े पे नहीं लिया, किंतु उनको गारंटी नहीं था कि डीजल मिलेगा कि नहीं, और कई जगह जिनके पास अपना ट्रैक्टर है वो भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें डीजल मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो हमको ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है। तो एक तरह से कहने का मतलब ये है कि एक ट्रिपल वामी है, एक तरफ आपको बिलो नॉर्मल मानसून है, दूसरी तरफ आपको जो फर्टिलाइजर एक क्रिटिकल इनपुट है उसके वो शायद मिलने में आपको दिक्कत आ सकती है, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ जाए, और जो डीजल जो है वो एक जो जहां पे भी एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड है वहां पे एक इंपॉर्टेंट इनपुट है, उसका एक तो भाव बढ़ गया है और उसका अवेलेबिलिटी भी कम है। तो कुल मिला के इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही हमारे कृषि के ऊपर। अब कृषि के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, जो सवाल आपने उठाया था, तो अगर कृषि का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये 11 साल हम बड़े भाग्यवान रहे, हमारे पिछले 11 साल में बारिश ठीक ठाक हुआ है। इस तरह का बिलो नॉर्मल मानसून 11 साल पहले हुआ था, जिस साल मेरे ख्याल से जिस साल के बाद नोटबंदी अनाउंस हुई थी। हाँ, तो 11 साल के बाद हमको ये झटका मिल रहा है, और इस 11 साल में कृषि का अच्छा प्रदर्शन से हमारे इकोनॉमी को भी बहुत मदद मिली है, दो तरह से। एक तो कृषि का जो उत्पाद का रेट अच्छा रहता है तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ अच्छा रहता है, और कृषि क्षेत्र में अगर अच्छा हो रहा है तो वहां से जो है कंजम्पशन डिमांड बढ़ता है, लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, और उनके जो डेली जो उपभोग करने के जो सामान है वो भी, उसके भी खरीदारी बढ़ जाती है। तो एक तरह से रूरल डिमांड, हम ये स्टोरी सुन रहे हैं कि रूरल डिमांड स्टोरी हमारी स्ट्रांग रहने के वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा है। तो अगर आज कृषि उत्पाद के ऊपर अगर प्रभाव पड़ता है, ये तीनों जो चीजें मैंने कहा,
तो उसमें दो चीज है, एक तो कृषि उत्पाद का अभिवृद्धि अगर कम होता है तो आपका जीडीपी ग्रोथ के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ में और स्लो डाउन दिखा जाएगा। ऑलरेडी आईएमएफ और बहुत सारे एजेंसी ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि इंडिया का जो पहले जो प्रोजेक्शन था वहां से शायद 1-8% कम हो, और हमने तो आपके शो में कहा है कि अगर ये जो खाड़ी का जो तनावपूर्ण माहौल है ये लगा रहेगा और कच्चा तेल का भाव $100 से ऊपर रहेगा और रुपये का जो गिरावट है वो लागू रहेगा, तो हो सकता है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इस साल जो है 1.5 से 2 परसेंटेज पॉइंट तक भी गिर सकता है। और ऊपर से अगर ये कृषि का यह हालत हुआ तो आप समझ लीजिए जहां हम 6.5-7% का उम्मीद रख रहे थे जीडीपी ग्रोथ का, हम 4.5-5% पे सीमित हो जाएगा। और उसका ऑलरेडी हमें दिख रहा है, जो मैं कह रहा था, जो आपने आंकड़े पहले दिखाए, ये जो कंपनियां आपने दिखाए, ब्रिटानिया, जो कि ये सारे सबसे बड़े बड़े कंपनी हैं जो हमारे क्या कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, जो हम लोग रोजाना जिन लोगों से खरीदारी करते हैं, जैसे ब्रिटानिया का बिस्किट्स हो, चाय का पत्ता हो, और बहुत सारी चीजें ब्रिटानिया का प्रोडक्ट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं। ये गांव शहर सब जगह होता है। नेस्ले, मैगी हो गया, दूध का पैकेट हो गया, उनका है। हिंदुस्तान लीवर में तो सर्फ से लेकर हर चीज आप उनसे खरीदते हो, सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनी है। डाबर के बड़े सारे प्रोडक्ट लोग, गोदरेज कंज्यूमर, कॉलगेट पामोलिव एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है आपका इकोनॉमी क्या कैसे कर रहा है। जब लोग टूथपेस्ट कम कर लेते हैं खरीदना, ब्रश रिप्लेस करना कम कर देते हैं, इसका मतलब है कि आर्थिक संकट लगा हुआ है। तो ये जो आपने आंकड़े दिखाया, इसमें दो दिख रहा है कि जो मुनाफा का दर पिछले 5 सालों में इनका एवरेज मुनाफा का दर रहा है, वो लगभग मारिको को छोड़कर बाकी सबका जो है पिछले साल कम हुआ है, उसमें गिरावट आया है। जो जिस तेजी से ये मुनाफा इनका बढ़ रहा था ईयर ऑन ईयर, उससे काफी धीमी हुई है। लेकिन ये आप मुनाफा का देख रहे हैं। देखिए, असल जो इंडिकेशन होता है वो होता है सेल्स ग्रोथ का। तो सेल्स ग्रोथ का अगर आप देखें तो वहां पर आपको दिखेगा कि जैसे उदाहरण स्वरूप अगर आप मुझे 1 मिनट अगर दें तो मैं जरा वो टेबल पुल आउट करके आपको बताता हूं। ये देखिए मुनाफा, अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें ब्रिटानिया इंडस्ट्री का, ब्रिटानिया का पिछले 5 साल का एवरेज 8.2% है, लेकिन पिछले साल उसका 6.5% पे आ। हिंदुस्तान यूनिलीवर 6.2% था पिछले 5 साल का एवरेज, पिछले साल यानी कि वित्तीय 25-26 में वो 1.7% हुआ ग्रोथ, यानी कि जबरदस्त गिरावट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़ा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है इंडिया के अंदर। अब डाबर का ले लीजिए, 5.7% से गिरकर 3.5% हो गया। कोलगेट पामोलिव का सबसे जबरदस्त गिरावट है, 4.7% से गिरकर जो 5 साल का एवरेज है 0.9% पे आ गया। यानी कि देखिए, ये जो 5 साल का दरमियान मैं कह रहा हूँ, ये 2021 से लेकर 2026 है, यानी कि कोविड से रिकवरी के बाद जो नॉर्मल फेज में हम आ गए थे तब से लेकर अभी है। यानी कि आपकी जो ये डिक्लाइन है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि लगभग कोविड के समय जैसे ना हो जाए, ठीक है, हम कोविड के बाद जो रिकवरी किए थे उसके पीछे चले जाए। तो निश्चित रूप से ये बड़ा चिंता की विषय है कि अब जो है निश्चित रूप से एक डिमांड जो है, रूरल डिमांड के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और रूरल डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो आप जो मुनाफा का दिखा रहे थे, जब सेल्स ग्रोथ कम होता है तो कंपनियां जो है वेज कॉस्ट, लेबर के ऊपर खर्चा कम करके, कुछ प्रोसेस एफिशिएंसी करके, ये करके वो करके बचा लेते हैं मुनाफा। लेकिन अब ये देख रहा है कि वो मुनाफा बचाने का भी जो रास्ता है वो भी नहीं अब है। मुनाफे बनाने का जो स्कोप था वो भी लगभग खत्म हो चुका है। तो इससे क्या है, अगर मुनाफा हो रहा है तो मुनाफा कम हो रहा है तो कंपनी का एपिटाइट इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम हो जाता है, क्योंकि उसके पास संबल कम हो जाते हैं। तो अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन करता है तो फिर उसका ऊपर ग्रोथ होता है, ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट होता है, यानी कि आप एक तरह से वीसीएस साइकिल में फंस जाते हैं। यही है कहानी। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि राजेश ने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा, क्यों मानसून की कमी और जो हमारी कंपनियों में जो ग्रोथ
लगातार कम हो रही है, बड़ी-बड़ी कंपनियों में ग्रोथ कम हो रही है, प्रॉफिट उनका कम हो रहा है, ये चिंता का सबब है। राजेश, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें दर्शकों को इतने संक्षेप में और अच्छी तरीके से बताने के लिए। थैंक यू सो मच। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.